पूरा ध्यान देना बेटा, दोनों जो ग्लैंड है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बेटा मैं ग्लैंड को शुरू करूंगा जिसका नाम बेटा मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले। और बेटा ये जो ग्लैंड है इसका नाम है बेटा एड्रिनल ग्लैंड। बहुत ज्यादा खतरनाक है बेटा, क्वेश्चंस आने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। एड्रिनल ग्लैंड, ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले वही काम करेंगे जो और ग्लैंडों के रेस्पेक्ट में किया। इसकी बेटा हमको लोकेशन देख लेनी चाहिए। अगर बेटा मैं आपसे एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं आपसे पोजीशन की बात करूं तो वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन बेटा मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। आप सब लोगों ने बेटा एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, और उसमें बेटा आपने कुछ एक ऐसा ऑर्गन पढ़ा होगा, शायद कुछ आपको याद भी आ रहा होगा, और इसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था? बोलो बेटा, किडनी। कुछ याद आ रहा है बेटा? किडनी के लिए बेटा एक टर्म यूज होती है, उसका नाम होता है रीनल, क्योंकि इसमें सब कुछ रीनल के नाम पर ही होता है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल ट्यूब्यूल्स, समझ रहे हो बेटा? कुछ कॉमन वर्ड होते हैं बेटा। लंग्स के लिए जैसे पल्मोनरी यूज होता है, किडनी के लिए रीनल होता है, लीवर के लिए बेटा हेपेटिक होता है। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? तो बेटा ये जो किडनी होती है ना, इस किडनी के ऊपर एक बेटा कैप शेप की एक ग्लैंड होती है इस तरीके से, और ये जो ग्लैंड होती है बेटा, इस ग्लैंड का नाम होता है बेटा एड्रिनल ग्लैंड। इससे बेटा मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि एड्रिनल ग्लैंड का एक और नाम होता है, ये किडनी के ऊपर है ना बेटा, सो एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा का मतलब क्या होता है बेटा? सुपीरियर, मतलब ऊपर हो गया। इसको आप लोग नाम देते हो सुप्रा रीनल ग्लैंड। मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताइए, क्या एड्रिनल ग्लैंड को कुछ शौक चढ़ रहा था कि वो किडनी के ऊपर मिले? ना बेटा, एड्रिनल ग्लैंड ने, या ऐसे कह दो बेटा एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये किडनी के ऊपर रह के कुछ मैसेज दे रही है। एड्रिनल ग्लैंड भी बेटा आपसे वही मैसेज दे रही है जो किडनी देना चाहती है। जैसे किडनी के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ऐसे बेटा जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी हिस्टोलॉजी भी बेटा किडनी की हिस्टोलॉजी के बहुत कुछ सिमिलर होती है। जब बेटा हम लोग इस सुप्रारीनल ग्लैंड का या एड्रिनल ग्लैंड का बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो इसमें बेटा हमको 2 पार्ट्स नजर आते हैं। एक पार्ट बेटा जो आउटर पार्ट है इसका, उसको बेटा आप लोग नाम देते हो एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि बेटा आप कॉर्टेक्स तो बहुत कुछ हो गए। ये कॉर्टेक्स ओवरी में भी मिलता है, ये कॉर्टेक्स बेटा हेयर में भी मिलता है, ये कॉर्टेक्स किडनी में भी मिलता है, और ये कॉर्टेक्स बेटा एड्रिनल ग्लैंड में भी मिलता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को आप लोग क्या नाम दोगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। सेकंड बेटा जो इसका पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा एड्रिनल मेडुला। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, मेडुला कौन सा पार्ट है? तो बेटा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, जो आउटर होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर होता है वो मेडुला होता है। पता है ना बेटा? आपने एक और पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स याद है कि नहीं है आपको? इनर पार्ट बेटा ऑलवेज मेडुला होता है और आउटर पार्ट ऑलवेज कौन होता है? कॉर्टेक्स होता है। ठीक है डॉक्टर साहब? अब सुनना, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है बेटा, इस एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ बकवास कर रखी है। मैं भी बेटा उस बकवास को आपसे करना चाहूंगा। और एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट कौन सा है, मेडुला वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स में कौन कौन जोन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और वो कैसे कुछ फंक्शन करते हैं, बेटा बहुत कुछ पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू डायग्राम इसका बनाना चाहूंगा, बेटा ध्यान देना इधर। अगर बेटा मैं एड्रिनल ग्लैंड की हिस्टोलॉजी की आपसे बात करूं तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है बेटा, उसका बेटा अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूं बेटा। ये ध्यान देना बेटा, जिसको मैंने येलो कलर से आपको ड्रॉ किया है ये पूरा पार्ट बेटा कॉर्टेक्स है, और जिसको बेटा मैंने ग्रीन कलर से आपको शो किया है ये पार्ट बेटा आपका मेडुला है। अगर बेटा मैं आपसे कॉर्टेक्स वाले पार्ट की बात करूं, मैं लिख भी देता हूं, ये कंप्लीट रीजन बेटा कॉर्टेक्स है। और एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा, इस कॉर्टेक्स को 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। वो 3 पार्ट्स बेटा कौन कौन से हैं सुनना।
एनसीईआरटी ने जो सबसे बाहर की लेयर है कॉर्टेक्स, बेटा देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो कंप्लीट बेटा जो जोन है, इस जोन का नाम क्या है बोलो बेटा जरा, कॉर्टेक्स। ये बेटा कॉर्टेक्स है और इसके अंदर ये जो पार्ट है बेटा ये मेडुला है। तो कॉर्टेक्स के अंदर बेटा 3 जोन होते हैं। जो सबसे बाहर की ओर जो जोन होता है उसका नाम होता है बेटा जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या नाम है बेटा? जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बेटा जो इनर लेयर है, मतलब ग्लोमेरुलोसा के जो अंदर वाली लेयर है, इसको बेटा जी एनसीईआरटी ने नाम दिया है जोना फेसिकुलेटा। क्या नाम होता है बेटा? जोना फेसिकुलेटा। और सबसे बेटा जो इनर लेयर है कॉर्टेक्स की, ये वाली बेटा लेयर, इसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और बेटा इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है जोना रेटिकुलेटा या रेटिकुलरिस। एक ही बात है बेटा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल दूं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, एक का नाम होता है जोना फेसिकुलेटा और एक का नाम होता है बेटा जोना रेटिकुलेटा। समझ रहे हो आप? मतलब बेटा इस कॉर्टेक्स को यहां पर मैंने जो डिवाइड किया है, इसको बेटा मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसमें बेटा एक बार एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे आ गया था, इनका बेटा सीक्वेंस पूछ लेता है। तो सबसे बाहर की साइड कौन होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके अंदर कौन आता है बोलिएगा बेटा जरा? वेरी गुड। इसके अंदर आता है जोना फेसिकुलेटा। और बेटा सबसे जो इनर मोस्ट होता है कॉर्टेक्स का पार्ट, जो मेडुला के बिल्कुल पास में होता है, उसका नाम होता है बेटा जोना रेटिकुलेटा। समझ में आया कि नहीं आया? और बेटा ये जो आपका पार्ट है एड्रिनल मेडुला एकदम सेपरेट पार्ट होता है। समझ में आ गया? अब सुनिएगा बेटा, इधर ध्यान देना। अगर आप भूल जाओ तो बेटा एक वर्ड याद रख लेना किडनी के लिए ना। किडनी क्यों बेटा? किडनी का काम क्या था? ऐसे बोलूं, किडनी फंक्शन आपने पढ़ा था ना, किडनी फंक्शन, उसमें आपने किसको मेंटेन किया था? ऑस्मो रेगुलेशन को। लेकिन किडनी ने खुद ने क्या किया था? किसको मेंटेन किया था? किडनी ने खुद को, जीएफआर को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को। तो ये बेटा वही जीएफआर है। देखो जरा इधर, ऐसे सीरीज कभी भूल जाओ तो याद रखना किडनी के ऊपर है ना बेटा जी एफ एंड आर, और बेटा सीक्वेंस रहता है आउटर टू इनर। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बेटा हो जाते हैं। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉर्टेक्स जो तीनों लेयर होती है उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो बेटा आउटर साइड में सबसे कौन होता है? ग्लोमेरुलोसा। अंदर कौन? फेसिकुलेटा। और सबसे नरमोस्ट कौन? रेटिकुलेटा। समझ में आया बेटा? अब सुनना, ये जो जोना ग्लोमेरुलस बेटा ये वाली जो लेयर है, इससे बेटा बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं बेटा, पूरा हार्मोन का ग्रुप होता है। एक हार्मोन नहीं होता, इनसे बेटा ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बेटा रिलीज होता है। और इनसे बेटा जो हार्मोनों का ग्रुप जो रिलीज होता है उनका नाम होता है बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या नाम होता है बेटा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड का बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी बेटा अगर मैं आपको मेन हार्मोन बताना चाहूं तो उसको तो आप सब लोग जानते ही हो, उसका नाम होता है बेटा एल्डोस्टेरॉन। जानते हो क्या? इस हार्मोन को बेटा आप 3 बार पढ़ चुके हो अब तक, आज आप पढ़ोगे इसको 4थी बार। 4 टाइम बेटा आप इसको पढ़ोगे, पहले ऑलरेडी 3 टाइम इसको आप पढ़ चुके हो। सुनो बेटा, इसके अलावा जो जोना फेसिकुलेटा है, इससे भी बेटा रिलीज होता है ग्रुप ऑफ हार्मोन। लेकिन बेटा इससे जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होता है, इसके अंदर बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होते। इससे बेटा जो रिलीज होते हैं वो होते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन होते हैं बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बेटा जो मेन हार्मोन होता है उसका नाम होता है बेटा कॉर्टिसोल। बेटा एक कॉर्टिसोल भी होता है, कॉर्टिसोन भी होता है, कार्टिसोल भी होता है। कुछ भी आ जाए घबराना नहीं। समझ रहे हो ना?
इसके 2-3 नाम है बेटा, एमबीबीएस जब आप पढ़ोगे ना तो ये तीनों के तीनों नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कार्टिसोल। समझ रहे हो ना? बट बेटा जो एनसीईआरटी में है मैं वही नाम आपको लिखाना चाहूंगा। इससे बेटा इसका जो मेन हार्मोन है उसका नाम होता है बेटा कॉर्टिसोल। बेटा इन दोनों को, दोनों हार्मोनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। इधर बेटा इस एल्डोस्टेरोन को भी डिटेल में डिस्कस करना है। अब आप बोलोगे सर जोना रेटिकुलेटा क्या काम करता है? सुनिए बेटा, इस जोना रेटिकुलेटा से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नाम होता है बेटा सेक्स हार्मोन्स। आप लोग सब जानते हो बेटा सेक्स हार्मोन्स के बारे में। अगर मेल की बात करूं तो बेटा कौन होता है? एंड्रोजन। और फीमेल की बात करूं तो कौन होता है? बोल दो ना, एस्ट्रोजन। तो बेटा दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, इससे एंड्रोजन भी होता है और उससे बेटा एस्ट्रोजन भी होता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहां पर बेटा जोना रेटिकुलेटा से केवल एंड्रोजन को दिया हुआ है, लेकिन बेटा वो एंड्रोजन नहीं दिया हुआ, वहां लिखा हुआ एंड्रोजन लाइक हार्मोन। मतलब एंड्रोजन तो है ही है, बट एंड्रोजन के जैसा और कौन होता है बेटा? एस्ट्रोजन भी होता है। समझ रहे हो ना? तो उस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा एंड्रोजन लाइक हार्मोन। एंड्रोजन, अब एंड्रोजन लाइक का मतलब क्या हुआ? एंड्रोजन तो है ही है, बट एंड्रोजन के जैसा कौन भी होता है बेटा? एस्ट्रोजन। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं, पहले इसी का बेटा थोड़ा सा मैं आपको खेल कर देता हूं कि आपको पता है बेटा लिंग, ये जो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? सेक्स हार्मोन का फंक्शन होता है बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन एक बात बोलो बेटा, ये अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो जोना रेटिकुलेटा से होते तो दोनों रिलीज हैं, लेकिन फीमेल के अंदर होता है बेटा इससे एंड्रोजन। समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, इससे एंड्रोजन होगा। मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई ओवेरी, जैसे फीमेल है कोई तो ओवेरी से तो कौन रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। बट एड्रिनल ग्लैंड से अपोजिट हार्मोन रिलीज होता है। कौन होता है वो? जैसे फीमेल में कौन होगा? एंड्रोजन। और मेल में वैसे कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन होता है, बट बेटा जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा वो कौन होगा? एस्ट्रोजन। अपोजिट बेटा, जेंडर के अपोजिट रिलीज होता है। अब आप इसको वैसे याद रखना चाहो तो रख लेना, पहले आते थे बेटा ऐसे क्वेश्चंस, आजकल नहीं आते। अपोजिट हार्मोन रिलीज होता है, तभी तो देखो बेटा आपको पता होगा, इधर ध्यान दो मेरी एक बात, कि फीमेल का बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब से बेटा हेयर का डिसअपियर होना या रिड्यूस होना, फेशियल हेयर का बेटा रिड्यूस होना। समझ रहे हो ना? एक पीसफुल नेचर होना, होता है कि नहीं होता? लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, दुनिया की ऐसी कोई फीमेल नहीं है जिसके पास एंड्रोजन ना हो। एड्रिनल ग्लैंड है ना बेटा देने वाली। दुनिया का ऐसा कोई मेल नहीं है जिसके पास में बेटा एस्ट्रोजन ना हो, एड्रिनल ग्लैंड है ना बेटा देने वाला। तो आपने देखा होगा, आप उस दिन मेरे ऊपर हंस रहे थे ना कि मैंने बोला था बेटा कि पीसफुल नेचर, दैट टाइम सबको हंसी आई थी। नो डाउट बेटा नेचर ने इनको पीसफुल नेचर के लिए ही बनाया है। ओवेरी तो बेटा वही काम, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड ने खेल खराब कर दिया। अब समटाइम जिनको गुस्सा आता है ना, जो एक फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं, एक्जिलरी हेयर, अपर लिम्ब लोब, बेटा इसके और भी रीजंस होते हैं। वो आप पीसीओएस वगैरह से भी हो जाता है, और पीसीओएस में भी क्या होता है? वही एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में। पीसीओएस होता है ना बेटा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उसमें भी एंड्रोजन का लेवल ही इंक्रीज होता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके, है ना। बट बेटा मेनली रीजन यही होता है, जोना रेटिकुलेटा। समझ में आ गया? अपोजिट हार्मोन रिलीज होता है, ये बात आप ध्यान रखने से। बहुत सारे लड़के होते हैं लेकिन लड़कियों जैसी हरकतें होती हैं। जैसे बहुत सारे लड़कों को होता है ना बेटा कि मेल के बीच वो कंफर्टेबल ही नहीं होते, वो कंफर्टेबली फीमेल के बीच में जाके होते हैं। अरे होता है ऐसा डॉक्टर साहब? नहीं, मेल का नेचर होता है ऐसा कि उसके वो जस्ट अपोजिट है। तो बेटा किसी को हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बेटा। आप बेटा उसको क्यों देख रहा है ऐसे? उसमें नहीं है, इधर देख, उधर उसको गौर से देख रहा है, नहीं है उसको ऐसे, इधर देख। तो बेटा पहले ये ध्यान देखो आप कि कॉर्टेक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, इनसे बेटा ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से होता है बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलेटा से होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन है उसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन है उसका नाम होता है कॉर्टिसोल। अब बेटा मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको एल्डोस्टेरोन को, और उसके बाद पढ़ाऊंगा किसको? कॉर्टिसोल को। समझ में आया?
देखो डॉक्टर साहब इधर इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड का, जिसका नाम है बेटा एल्डोस्टेरॉन। सुनिए बेटा, आप सबको पता है कि रिलीज कहां से होता है, तो आपको पता लग गया ना, किससे होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। बोलो हाँ कि ना। एड्रिनल ग्लैंड के बेटा एक किस्म आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड बेटा मैं बताऊंगा टर्म किस लिए यूज मिली जाती है। देखो हार्मोन के बेटा मैंने अभी आपको नेचर नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं कल पढ़ाऊंगा उसको। हार्मोन के मैकेनिज्म पढ़ा के फिर चैप्टर कंप्लीट करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। कॉर्टिकॉइड टर्म आती है बेटा स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन के लिए, है ना। हार्मोन जो होता है ना, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एंजाइम और हार्मोन में ये भी एक डिफरेंस होता है कि एंजाइम ऑलवेज कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के। बट हार्मोन जो होता है बेटा वो प्रोटीन नेचर का भी हो सकता है और लिपिड नेचर का भी होता है। तो जो ऑइड वर्ड है ना, ये इसमें मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो जो कॉर्टिकॉइड्स जो वर्ड्स होते हैं बेटा, कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। कॉर्टी मतलब कॉर्टेक्स से, ऑइड का मतलब स्टेरॉइड नेचर का होता है। मिनरलो मतलब मिनरल्स को बैलेंस करेगा। समझ में आ गया? ऐसे बेटा इनके नाम दिए गए, वो भी आपको क्लियर भी हो जाता कि एल्डोस्टेरॉन बेटा ये कौन सा है बेटा, कौन से ग्रुप का हार्मोन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। पता है ना आपको? इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बेटा कि ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है ना बेटा, ये एक्ट करता है, किस पर एक्ट करता है बोलो जरा? रीनल ट्यूब्यूल्स पर। याद है ना बेटा? अरे तभी तो किडनी के ऊपर मिलती है, ये बहुत आसान है, वहीं की वहीं हार्मोन को पहुंचा देती है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। रीनल ट्यूब्यूल्स, और रीनल ट्यूब्यूल्स में बेटा कितनी होती है? मेनली 2। एक तो कौन अटैक करता है? ये डीसीटी पर, और एक किस पर? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर या कलेक्टिंग डक्ट पर। क्या काम करता है बेटा? ये तो आप बहुत भली बात ही जानते हैं। इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा जी, ये आपका मैंने ड्रॉ कर दिया, और इस डायग्राम का नाम है बेटा डीसीटी। और डीसीटी बेटा किस में ओपन होती है आपको पता है ना? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग डक्ट में। सुनो बेटा ये कैसे एक्ट करता है, इधर ध्यान दीजिए, एक बार फिर सुन लो बेटा लास्ट टाइम। एक हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन बेटा आता है किसके ऊपर? डीसीटी के ऊपर। और एक बात बोल दू बेटा मैं, डीसीटी के ऊपर आके बेटा ये 2 काम करता है, या बहुत अच्छे से जानते हो। ये जो फिल्ट्रेट है बेटा, कौन है? फिल्ट्रेट। जानते हो इसके अंदर कौन होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, नहीं होता? ये तो एक्सक्रीशन की बात है बेटा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन आ रहा है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के अंदर बेटा बहुत सारे आयन होते हैं, समझ रहे हो ना। और आपको पता है ना इसके चारों कौन होती है? ब्लड वेसल्स, सब जानते हो। ये क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जैसे बेटा डीसीटी पर काम करता है, इस फिल्ट्रेट के अंदर बेटा जो सोडियम आयन है, कौन सा आयन है? उस सोडियम आयन को तो बेटा नेफ्रॉन से निकाल के किस में डाल देता है? ब्लड में। समझ रहे हो ना? मतलब Na+ का क्या करता है बेटा? ये रीएब्जॉर्प्शन। बेटा फिल्ट्रेट से ब्लड में आना क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ही तो होता है। तो Na+ का क्या करता है? ये रीएब्जॉर्प्शन। उसके अलावा बेटा यहां पर कौन है? ब्लड। ब्लड के अंदर कौन होता है बोलो जरा? पोटेशियम। इस पोटेशियम को बेटा ये वापस किस में डालता है? नेफ्रॉन के अंदर, जिससे पोटेशियम किस में बाहर जा सके? यूरिन में। क्योंकि पोटेशियम का बेटा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। अब एक बात और बेटा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ना केवल बेटा पोटेशियम का ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है, एक और आयन होता है बेटा पोटेशियम के साथ, और उस आयन का नाम होता है बेटा PO4-2, कुछ फॉस्फेट, कुछ ऐसा नाम सुना है? इसका भी बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है। आप बोलोगे सर इसका क्यों कर रहा है? सुनना बेटा, मैं आपको दोबारा लेके जाना चाहूंगा थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड के बाद बेटा पैराथायराइड में। आपको थोड़ा कुछ याद आएगा। पैराथायराइड से बेटा मैंने पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज किया था, पीटीएच को, सबको याद आ रहा है। और पीटीएच ने बेटा बोन पर काम किया था, बोन की ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को एक्टिव किया था, और बोन का बेटा डिसोल्यूशन किया था। याद आ रहा है आपको? जब बोन बेटा रिग्रेस हुआ था, जब बोन का डिसोल्यूशन हुआ था, तो एक आयन रिलीज हुआ था जिसका नाम था कैल्शियम। यस और नो? लेकिन मैंने बोला था बेटा कैल्शियम अकेला नहीं होता, कैल्शियम किसके साथ भी अटैच होता है? फॉस्फेट के साथ। यस और नो? अरे बोन में कैल्शियम अकेला थोड़ी ना जुड़ा रहता है,
वो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में जुड़ा रहता है। वह आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर एक बात बताओ, ये मान लीजिए हमने आपकी बोन मान ली, इस बोन पर मान लो पीटीएच ने अटैक किया, पीटीएच ने इस बोन को रिग्रेस किया, कैल्शियम को रिलीज किया, फॉस्फेट को रिलीज किया और ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेवल को बढ़ा दिया। सर हम समझ गए कि इसको आपने हाइपर कैल्सीमिया बोला, ये तो हमारी समझ में आया। लेकिन सर फॉस्फेट कहां गया? क्या ये दोबारा इससे बाइंड नहीं हो सकता? क्या इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है? नहीं होता बेटा, इसका इफेक्ट खत्म। क्या होता है मैं बताता हूं। ये बेटा जैसे ही अलग अलग होते हैं ना, इनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा अलग होता है बेटा, और एक फॉस्फेट इसके पीछे पीछे भागता रहता है कैल्शियम के पीछे पीछे कि मुझे दोबारा मिले। लेकिन बेटा ये भागता दौड़ता हुआ किसके पास पहुंच जाता है? किडनी के पास। और किडनी के पास बेटा इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? एल्डोस्टेरोन से। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ना केवल बेटा ये सोचता है कि मैं पोटेशियम को तो लेके जा ही रहा हूं, समझ रहे हो ना बेटा, अरे पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ एक नेगेटिव वाले को भी ले जाता हूं जिसका नाम क्या होता है? फॉस्फेट। अगर ये दोबारा रह गया होता ना बेटा तो कैल्शियम और फॉस्फेट किसी भी ऑर्गन में बाइंड कर जाते, समझ रहे डॉक्टर साहब। और अगर ये कहीं भी बाइंड कर जाते तो वहीं पर स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते, बोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते। और किडनी में बेटा ऐसा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि किडनी में तो सबका फिल्ट्रेशन होता है, हर एक मिनरल्स का फिल्ट्रेशन होता है। इसलिए बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन देयर एलिमिनेशंस, वहां पर आपने डिजीज पढ़ी थी जिसका नाम था रीनल स्टोन, रीनल सिस्ट, समझ रहे हो आप। तो क्या होता है बेटा कि जो एल्डोस्टेरोन होता है ना केवल बेटा यहां से पोटेशियम फॉस्फेट को बाहर क्यों भेज रहे हैं, समझ रहे हो ना। फॉस्फेट को बाहर इसीलिए भेज रहे हैं कि दोबारा एक किससे बाइंड ना कर जाए? कैल्शियम से। अगर एक कैल्शियम से दोबारा बाइंड कर गया और बेटा बोन के अलावा कैल्शियम फॉस्फेट का कहीं भी क्रिस्टल बनेगा तो वो तो बेकार बात है ना डॉक्टर साहब, यस और नो। तो बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना वो लाइन ट्रू है कि फॉल्स है। एम्स, जिपमेर, बीएचयू, एमयू चारों एग्जामों में लाइन आई हुई है बेटा, समझ रहे हो ना। डिस्ट्रैक्शन ऑफ, बहुत से मेरी लाइन सुनना बेटा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ जोना, डॉक्टर साहब मुझे सुनो, बाद में नोट कर लेना। डिस्ट्रैक्शन ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा कैन बी प्रमोट या कैन बी प्रोमोटेड रीनल स्टोन। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है बेटा, समझ रहे हो ना आप। अगर एड्रिनल, आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड में कौन सी लेयर है? जोना ग्लोमेरुलोसा। उसका अगर आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, और एल्डोस्टेरोन अगर नहीं होगा तो इस फॉस्फेट को बेटा इस ब्लड से बाहर भेजने वाली कोई ताकत तुम्हारे पास में नहीं है। ये दोबारा कैल्शियम से बाइंड करेगा और किसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे? रीनल स्टोन के, समझ रहे हो बेटा। तो रीनल स्टोन की मैकेनिज्म में मैंने आपको उस समय बेटा थोड़ा सा बोला था, मैं बताऊंगा कि बेटा रीनल स्टोन कैसे बनते हैं। रीनल स्टोन का बेटा ये भी रीजन होता है, एक जो पर्सन है वो लॉन्ग लास्टिंग टेंशन में रह रहा है। टेंशन का मतलब मैं बताता हूं बेटा, क्या कुछ होता है तो ध्यान दीजिए कि आपको पता है ना बेटा टू पार्ट्स होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। ये दोनों सेम टाइम पर बेटा बहुत कम एक्टिव होते हैं। कॉर्टेक्स तो मेडुला, मेडुला तो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मेडुला से कौन रिलीज होंगे मैं बताऊंगा बेटा, कैटाकोलामाइंस, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन। जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए कौन होते हैं बेटा? अप्लाई होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट के लिए, पता है ना बेटा आपको। अब जब आप लंबे समय तक फियर फ्लाइट वाले मतलब इमरजेंसी कंडीशंस में हो तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस होते हैं, ये रिड्यूस होते हैं, ये रिड्यूस होंगे तो 110% बेटा ये सिस्ट के चांसेस बनते हैं, समझ रहे हो ना। अब सिस्ट चाहे बेटा रीनल का हो चाहे सिस्ट बेटा ओवेरी का हो, सिस्ट सिस्ट ही होता है। पहले बेटा उसमें क्रिस्टल बनते हैं, बाद में बेटा वो नेक्रोसिस करने लगते हैं, उस एरिया के टिश्यू को खत्म करने लगते हैं, समझ रहे हो डॉक्टर साहब। तो मेरी एक बात सिंपल सी, बस एक बात ये सुन लो कि अगर इसका आपने डिस्ट्रक्शन किया तो नो डाउट बेटा कौन सी डिजीज प्रमोट होगी? रीनल स्टोन। वो दो चैप्टरों को मिला के बेटा कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया था, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। बट घबराना नहीं है बेटा, यहां ध्यान दो। अब मेरे आप टॉपिक पे आओ। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया बेटा, समझ में आया? Na+ का क्या किया? रीएब्जॉर्प्शन। तो बेटा मैं यहां पर लिखा देता हूं, ध्यान देना इधर कि एल्डोस्टेरोन बेटा ये करवाता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, बोलो हाँ कि ना। और बेटा क्या करवाता है बोलो? ट्यूब्यूलर
तभी तो बेटा मिनरल को बैलेंस कर रहा है। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ K+ एंड फॉस्फेट। समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा देखो इससे क्या होगा, ये तो आप बहुत भली बात ही जानते हो। मैं उस चैप्टर में नहीं लेके जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि बेटा इसको आप कई बार पढ़ चुके हो, बट जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो आप सीख जाओ कि बेटा एक कॉमन सा बेटा एक तरीका होता है, Na+ जहां होता है ना, वाटर वहां होता है। ये एक बेटा एक कॉन्सेप्ट था जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बहुत काम करता है कि बेटा जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को इडीमा हो जाता है ना, इडीमा छोड़ो, एक डिजीज होती है बेटा CHF, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। वो डिजीज बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, इस रीजन में बहुत सारा होता है डिजीज। तो उसमें ना बेटा इडीमा होने लगता है, पेडल इडीमा, इडीमा का मतलब क्या था, ECF बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। तो बेटा मैं बताऊं उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जैसे कोई भी CHF का पेशेंट होता है ना, हार्ट फेल का, इडीमा का, हाई BP का, तो पता है क्या बोलते हैं, तू नमक कम खाया कर, बोलते हैं ना ऐसा। हाई BP वालों क्या बोलते हैं, नमक कम खाया कर। क्यों बोलते हैं पता है, नमक के अंदर NaCl होता है, Na होता है। Na अगर आप अंदर लोगे ना बेटा, तो Na क्या करता है, Na जहां जाता है पानी वहां आता है। अब Na अगर आपके ब्लड में गया तो ऑटोमेटिक वो किसको बुला लेगा, वाटर को बुला लेगा। और वाटर अगर आ गया तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा, समझ रहे हो ना। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, BP इंक्रीज होगा, BP इंक्रीज होगा तो GFR भी इंक्रीज होगा। बट दूसरी साइड में यूरिन का वॉल्यूम कम होगा, मिक्चुरेशन कम होगा। इसको मैं ऑलरेडी आपको एक बार डिस्कस करा चुका हूं, मुझे उधर नहीं जाना है। मुझे बेटा केवल इसका मेंटेनेंस समझाता है कि मिनरल का मेंटेनेंस कैसे करना है, ऑस्मो रेगुलेशन को मुझे यहां पर नहीं समझाना है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। एक बात मैं आपसे सिंपल सी इसी लाइन पर रोकना चाहूंगा, एल्डोस्टेरोन अगर बेटा ज्यादा हो गया बॉडी में, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ इंक्रीज नहीं हो जाएगा ब्लड में? बोलो हाँ कि ना। ऐसे मान लो बेटा एल्डोस्टेरोन ज्यादा, तो बेटा ब्लड के अंदर Na+ का लेवल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और बेटा Na+ का रीअब्जॉर्प्शन अगर ये ज्यादा हो गया तो मैं ऐसे कह दूं कि Na+ इंक्रीज इन ब्लड, नो डाउट बेटा वाटर भी इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन मुझे केवल Na+ से काम है। और Na+ अगर बेटा इंक्रीज हो गया, ये टर्म NCERT में नहीं है बेटा, बट इस टर्म को आप याद रख लेना। एक बार एक टेस्ट में टर्म आई थी, और बेटा एक इंस्टीट्यूट जो ठीक ठाक सा है, मेरे लिए टेंशन का विषय है बेटा, मैं बताऊंगा इसको। और ये बहुत कॉमन टर्म है बेटा, इसको आप लोग नाम देते हो हाइपर नेट्रीमिया। इसको बेटा आप याद रख लेना। हाइपर नेट्रीमिया किसके लिए काम आता है बेटा, नेट्रीमिया टर्म काम आती है Na+ के लिए। Na+ ज्यादा तो हाइपर नेट्रीमिया, और Na+ कम तो हाइपोनेट्रीमिया। बेटा कभी ये वर्ड आया तो कंफ्यूज तो नहीं रहोगे कि कुछ सुना सुना लगेगा जो हाइपर नेट्रीमिया कुछ होता है, समझ लो बेटा। Na+ जैसे और सारी टर्म है बेटा आपके सिलेबस में, हाइपरग्लाइसेमिया है, हाइपरकैल्सीमिया है, सब कुछ है। खाली ये 3 टर्म नहीं बेटा, मैं तीनों टर्मों को लिखाना चाहूंगा ताकि आप एग्जाम में बेवकूफ ना बने, ठीक है। तो बेटा Na+ ब्लड में ज्यादा हो गया, इसको क्या बोल दिया आपने, हाइपर नेट्रीमिया बोल दिया। दूसरा बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन K+ फॉस्फेट, अगर ये ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा मतलब किसमें जा रहे हैं, यूरिन में, तो बेटा मैं ऐसे कह दूं कि K+ एंड फॉस्फेट डिक्रीज इन ब्लड, तो यूरिन बाहर चले गए ना बेटा। और अगर बेटा ये ब्लड में अगर क्या हो गए, डिक्रीज, बोलो ना बेटा, तो क्या होगा, ब्लड में इनका लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो बेटा इनको रेस्पेक्टिवली आप क्या बोलते हो, ये भी बेटा मैं लिखा देता हूं, इधर ध्यान दीजिए। अगर K+ कम हुआ, इसको बेटा आप लोग बोलते हो हाइपोकैलीमिया। इन 3 टर्मों को बेटा मैं याद रखने की आपको सलाह दूंगा, हाइपोकैलीमिया। और बेटा फॉस्फेट कम हो गया तो इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फेटेमिया। इन टर्मों को बेटा आप याद रखना। हाइपर, देखो बेटा हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम।
पोटेशियम कम, हाइपोकैलीमिया, फॉस्फेट कम, हाइपोफॉस्फेटेमिया। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, कि एल्डोस्टेरोन अगर बॉडी में इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, और एल्डोस्टेरोन अगर बॉडी में डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा। अगर बेटा डिक्रीज हो गया तो Na प्लस क्या हो जाएगा, ब्लड में कम, तो उसको क्या बोलोगे, हाइपोनाइट्रीमिया। समझ में आ गया। और इनके आगे क्या लग जाएगा, हाइपर लग जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को। अब सुनना बेटा, तो एक कौन सा हार्मोन था आपका, एल्डोस्टेरोन। तो बेटा इसका जो एक जो फंक्शन हो गया, यहां पर लिख लो, इसका फंक्शन हो गया बेटा मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी। अगर ये बेटा हो गया मेंटेनेंस, तो एक जैसे ही तो वर्ड है, ऑस्मोरेगुलेशन, बोलो हाँ कि ना, एक जैसे ही तो वर्ड है, ऑस्मोरेगुलेशन हो गया तो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, सब कुछ बेटा एक जैसा ही है, सब कुछ आप जानते ही हो, पहले चैप्टरों में आपने पढ़ा है। सुनो बेटा इधर अब, तो एक हार्मोन हमने कंप्लीट किया, इसका नाम क्या बेटा, एल्डोस्टेरोन। इसको बेटा मत भूलना, ये तो आपको आता था पहले से ही, इस फॉस्फेट को मत भूलना, ठीक है बेटा। इधर बेटा स्टार करके उस जिपमेर की लाइन को लिखा देता हूं। destruction of zona glomerulosa promote cyst and stone। कहीं भी बेटा आपकी बॉडी में, चाहे ओवेरियन सिस्ट हो, चाहे बेटा रीनल सिस्ट हो, चाहे पल्मोनरी सिस्ट हो, चाहे हेपेटिक सिस्ट हो, अरे कहीं भी हो जाता है सिस्ट बेटा, गॉल ब्लैडर में भी हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, और डेंजर भाई। समझ में आया बेटा, कोई परेशानी किसी को। अब सुनना बेटा, लिखो लिखो बेटा जल्दी लिखो। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हार्मोन है उसका नाम है बेटा कॉर्टिसोल। उसको और देख लेते हैं, बहुत खतरनाक है बेटा कॉर्टिसोल, वेरी डेंजर। इतना लिंकिंग, अरे नहीं बेटा ये हार्मोन ही बहुत लाइफ सेविंग हार्मोन। नेचर ने क्या क्या कुछ नहीं दिया तुमको, बस तुम पढ़ाई ही नहीं करते, और तुम फैसिलिटी तुमको पूरी दी है नेचर ने। सर पढ़ते तो है हम, पढ़ते हो बेटा, लेकिन थोड़ा कम पढ़ते हो, है ना। रोज पढ़ा करो 17-18 घंटे, और क्या तो बेटा ना, पढ़ोगे पढ़ोगे और रुक जाओ 20 दिन, तुम पढ़ोगे तुम्हारी छाया, पर छाया जानते हो ना, परछाई इसको बोलते हो, रिफ्लेक्शन। तुम पढ़ोगे तुम्हारी छाया भी बढ़ेगी, और तुम बोलोगे सर पढ़ रहे हैं, रुक जाओ। इधर देखो बेटा, नेक्स्ट जो हार्मोन है उसका नाम है बेटा कॉर्टिसोल। ये बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वेरी गुड, कॉर्टिसोल। सुनो बेटा इधर देखो, इस कॉर्टिसोल को मैं यहीं पर लिख देता हूं। मैंने क्या बोला, कॉर्टिसोल 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 एक ही है मतलब। कॉर्टिसोल बेटा कितना निकम्मा हार्मोन है, देखो तुम। वैसे एक बात तो आप इसके बारे में जानते हो, कुछ याद आ रहा है, बताओ कौन सा वर्ड, वेरी गुड, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में मेनली कौन, कैटाबॉलिज्म, याद है आपको।
अब देखो बेटा इसके फंक्शन कितने रिलेट है। पहला फंक्शन बेटा मैं वही बता देता हूं जो आप मेरे को इनडायरेक्ट वे में बताना चाहते हो। आप मेरे से कहना चाहते हो देखो सर कॉर्टिसोल का एक जो फंक्शन है जिसके बारे में हम आपको एड्रेस करना चाहते हैं उसका नाम है सर मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में इसका जो इफेक्ट होता है वो मोस्टली कौन सा वाला देखने को मिलता है, कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन वाला। यस और नो? एंड्रोजन का एनाबॉलिज्म, लिपिड को छोड़ के ना, ये याद रखना। लिपिड का यूज हो चुका था फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, पता है ना आपको। चलो थायराइड का दोनों में एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म भी। गुड गुड, तो दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। देखो बेटा मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट है। सबसे पहले बेटा इसके तीनों मैकेनिज्म के बारे में बता देता हूं, किस किस को इंक्रीज करता है बेटा ये। सबसे पहले तो बेटा ये प्रमोट करता है आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस को। एक ये बेटा थोड़ा सा और है और सब बहुत आसान है। इसके अलावा बेटा कैटाबॉलिज्म इफेक्ट, प्रोटियोलाइसिस, इसके अलावा बेटा लिपोलाइसिस। इनका मतलब तो समझते हो ना, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को क्या बोलोगे, प्रोटियोलाइसिस। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड को क्या बोलोगे, लिपोलाइसिस। समझ रहे हो ना बेटा। प्रोटीन का जब बेटा ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेंगे, एमाइनो एसिड बनेंगे, है ना। और प्रोटीन इसका लिपिड का होगा तो फैटी एसिड एंड ओ ग्लिसरॉल वगैरह जो बनता है। गुड गुड। चलो बेटा देखो इधर, इन सबको बेटा ये प्रमोट करता है कॉर्टिसोल, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी, प्रोटियोलाइसिस को भी और लिपोलाइसिस को भी। अब सुनो बेटा इधर ध्यान देना। दूसरा एनसीईआरटी में इसका बेटा एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको बेटा मैं प्रोटियोलाइसिस से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। वो क्या फंक्शन है बेटा, एनसीईआरटी ने बोला है कि जो कॉर्टिसोल होता है ना, इसका एक इफेक्ट देखने को मिलता है और इसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि ये होता है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। बेटा कुछ वर्ड नाम याद आ रहा है, इन्फ्लामेटरी किसको बोलते हैं। देखो मैं बता दूं बेटा, एक होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या इन्फ्लामेटरी एक्शन। वो कैसे होते हैं, जैसे आप रोड पे जा रहे थे, अचानक से कोई व्हीकल वाला आप में देके चला गया, तो उस जगह पर कहीं बेटा इंजरी हुई, उस जगह पर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है कि नहीं होता, और उस जगह का हल्का सा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। उसको बोलते हैं बेटा इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। ये बेटा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। लेकिन बेटा कॉर्टिसोल क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन सबको रोकता है। जैसे बेटा और कब होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, चलो छोड़ो, आप कभी गिरे नहीं हो, कभी हनी बी वगैरह ने आप में डंक मारा है, तो सेम काम होता है, रेडनेस आती है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, उसी तरह टेम्परेचर, वो बेटा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। उसके अपोजिट वर्क करता है कॉर्टिसोल। कैसे बेटा कॉर्टिसोल, सुनना बेटा एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर का कैसे बन गया, इधर ध्यान दो बेटा। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कैसे होती है, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं। आपकी बॉडी में बेटा कोई भी करैक्टर हो, ये आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, जेनेटिक्स में, और वो भी नहीं पढ़ा होगा तो बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वहां आपने पढ़ा होगा बेटा कि कोई भी सिम्टम्स, कोई भी साइन, कोई भी करैक्टर जो आपको शो होता है वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है। डीएनए से पहले डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। बनते तो तीनों ही हैं, एमआरएनए भी, आरआरएनए भी और टीआरएनए भी। बट बेटा एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, पता है ना। और फिर एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन। और प्रोटीन की फॉर्म में बेटा जो साइंस, सिम्टम्स, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो शो होते हैं। उनको एक्सप्लेन किया था बेटा ले कॉपरेन थ्योरम में, याद आ रहा है कुछ, पता है ना बेटा कि जिनका रेगुलेशन कैसे होता है। अब मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, इन्फ्लामेटरी अगर एक्शंस हो रहे होंगे तो इसका मतलब यह कि बेटा इन्फ्लामेटरी एक्शंस को शो करने के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा हो। बोलो हाँ कि ना बेटा।
बोलो हाँ की ना। और बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होता है? एमआरएनए से। एमआरएनए कहां से आता है? डीएनए से। हकीकत में बेटा देखो क्या करता है कॉर्टिसोल, एक अकेला ऐसा हार्मोन है, इसका इतना स्पेसिफिक फंक्शन है बेटा आप सोच नहीं सकते। इसने एंटी इंफ्लामेटरी एक्शंस को कैसे बेटा शो किया, इंफ्लामेशन को कैसे रोका इसने, मैं बताता हूं बेटा। कि प्रोटीन का जब बेटा ब्रेकडाउन होता है तो एमाइनो एसिड बनते हैं, बनते ही नहीं बनते। अब ये क्या करता है बेटा कॉर्टिसोल, इसके एंटी इंफ्लामेटरी होने का मैं आपको रीजन बताता हूं। कि जब बेटा प्रोटीन के ब्रेकडाउन से एमाइनो एसिड बनते हैं तो ये एमाइनो एसिड बेटा टीआरएनए के थ्रू किसके अंदर जाने की सोचते हैं? बोलो जरा बेटा, सेल के अंदर। ये सेल के अंदर बेटा इसीलिए जाना चाहते हैं जिससे बेटा ये एमाइनो एसिड वहां पर यूज हो और इनसे बेटा न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो। समझ रहे हो ना? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लिक एसिड ही तो होते हैं डीएनए और आरएनए। अगर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो उसी के रेस्पेक्ट में बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और प्रोटीन की फॉर्म में बेटा ये इंफ्लामेटरी जो रिएक्शंस जो होते हैं बेटा इससे होते। ना केवल बेटा इस कॉर्टिसोल ने प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो एमाइनो एसिड बने उन एमाइनो एसिड को बेटा इसने सेल के अंदर जाने नहीं दिया। दैट मींस बेटा एमाइनो एसिड का अपटेक और यूटिलाइजेशन दोनों रोक दिया इसने। और जब बेटा एमाइनो एसिड का अपटेक और यूटिलाइजेशन रोक दिया तो क्या अब बेटा ये सेल के अंदर इंटर हो पाएंगे? नहीं, सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाएंगे। तो इसने बेटा न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर दिया। कुछ आ रहा है समझ में? जो मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको तो सुनना बेटा। एमाइनो एसिड को बेटा सेल के अंदर ये पहुंचने ही नहीं देता। दैट मींस बेटा मैं बहुत सिंपल सी आपको यहां पर एक लाइन लिखा देना चाहूंगा कि बेटा कॉर्टिसोल क्या करता है बेटा? इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट कर रहा है? इनहिबिट अपटेक एंड किसको बोलो बेटा? यूटिलाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड। ओ बेटा एक बात बोलूं मैं आपसे, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस बेटा इम्यूनिटी का पार्ट है। आप इनको बेकार मत समझा करो। इन्फ्लामेटरी मेरे को दर्द हो रहा है, बताओ क्यों होता है? मैं आपको बताता हूं बेटा सुनो। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में 4 चीजें आपको सो रही थी ना। टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा इसीलिए होता है कि देखो मान लीजिए बेटा आप रोड पे गिर गए तो यहां से आपकी इंजरी हो गई, अब क्रिएटिन वगैरह यहां से चला गया, समझ रहे हो ना बेटा? स्किन की लेयर ऊपर से स्क्वेमस वाली खत्म हो चुकी है तो पैथोजन के अंदर जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा। तो बेटा टेम्परेचर इसीलिए इंक्रीज होता है थोड़ा सा कि हाई टेम्परेचर जो होता है ना बेटा वो पैथोजेंस के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं होती। आपका जो बॉडी का टेम्परेचर 37 में बहुत सुटेबल है बेटा, तभी तो आप बहुत जल्दी आपको पैथोजेंस एंटर हो जाते हैं आपके अंदर, अपनी ग्रो कर लेते हैं। तो बेटा हल्का टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज करते हैं जिससे पैथोजन क्या हो जाए वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाए। स्वेलिंग इसलिए आती है जिससे वहां पर ईएसएफ ज्यादा हो जाता है। ईएसएफ का पार्ट कौन होता है बेटा? ब्लड। ब्लड ज्यादा होगा तो बेटा वहां पर डब्ल्यूबीसी भी तो ज्यादा होंगी। डब्ल्यूबीसी बेटा वहां पर ज्यादा होती है तो बेटा वो भी पैथोजन को क्या कर देती है? किल कर देती है। स्वेलिंग बेटा किससे आ रही? ईसीएफ ज्यादा होने से, समझ रहे हो ना? तीसरा मैंने क्या बोला था आपको? रेडनेस। रेडनेस जो होती है बेटा वो भी ईसीएफ ज्यादा होने से होता है, ब्लड ज्यादा होने से होता है। अब बेटा अगर ब्लड ज्यादा हो गया तो यहां पर मोटाई ज्यादा हो जाएगी बेटा, उस पैथोजन को बेटा एक बहुत बड़ा एरिया क्रॉस करना पड़ेगा तो डब्ल्यूबीसी का अटैक आसान हो जाएगा। मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आल्सो पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। बहुत अच्छी चीज है ये, बेकार चीज नहीं है। अब आप बोल रहे हो सर कॉर्टिसोल तो मतलब हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। बिल्कुल बेटा, इसको इम्यून सप्रेशर हार्मोन बोलते हैं, मैं बताऊंगा आगे क्यों बोलते हैं इसको। ना केवल एंटी इंफ्लामेटरी है और भी दुष्ट कुछ कुछ काम करेगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेकार है ना बेटा, तब भी इसको लाइफ सेविंग बोलते हैं। इतना अजीब है ना, इम्यूनिटी को वीक कर रहा है और इसको अवार्ड किसका दे रहे हैं? लाइफ सेविंग का। मैं बताऊंगा बेटा कि समटाइम इम्यूनिटी को वीक करना इतना एसेंशियल हो जाता है, इतना एसेंशियल हो जाता है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। सुनो बेटा मैं बताता हूं। अभी एक बात याद रख लो, कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिज्म में क्या रोल था समझ में आ गया। कॉर्टिसोल ने अगला कौन सा नेचर रखा? एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी कैसे हुआ समझ में आया? इसने बेटा एमाइनो एसिड के अपटेक को, यूटिलाइजेशन को इनहिबिट कर दिया, सेल के अंदर जाने नहीं दिया। जब सेल के अंदर जाएगा तो बेटा न्यू न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया? सुनिएगा बेटा अगला एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है।
अगला एनसीईआरटी में एक फंक्शन लिखा हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि कॉर्टिसोल मेंटेनेंस करता है किडनी का और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट, ब्लड वेसल्स। देखो बेटा कॉर्टिसोल के बारे में क्या लिखा हुआ है। मेंटेनेंस ऑफ CVS एंड किडनी। कैसे करता है बेटा, देखो इसका मेंटेनेंस। कॉर्टिसोल ये पहुंचता है बेटा किडनी के पास। पहले किडनी का बता देता हूं। किडनी के अंदर होती है बेटा जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, उनके पास जाता है, उनसे एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम आप सब बहुत भली भांति जानते हैं, पढ़ा भी होगा, एरिथ्रोपोइटिन। जानते हो बेटा। और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करवाता है, इस टर्म का नाम बोलो जो एनसीईआरटी में है, एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। वेरी गुड। मतलब यह भी बेटा एक फंक्शन हो गया कॉर्टिसोल का, जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो बेटा कैसे रेगुलेट किया, किडनी फंक्शन को समझ में आया। इसके अलावा बेटा सीबीएस में क्या करता है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आगे इसको समझा दूंगा। ये बेटा आपका जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, उसको इंक्रीज कर देता है कॉर्टिसोल। कैसे करेगा बेटा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस अभी आप थोड़ा सा एक वर्ड लिख लो। तो देखो बेटा जो फंक्शन है ना, उनको बेटा मैं ब्लू कलर से आपको लिख शो कर देता हूं। एक ये फंक्शन है, ये भी बेटा एक फंक्शन है, और ये भी बेटा एक फंक्शन है। इसके अलावा देखो बेटा अगला क्या करता है, ये एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है कि कॉर्टिसोल जो होता है ना, इसका एक नेचर और है भाई, इसको आप लोग बोलते हो इम्यून सप्रेसर हार्मोन। इम्यून सप्रेसर हार्मोन है बेटा, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कम। इम्यून सिस्टम को बेटा ये कम कर रहा है, इसकी वजह से ही इसको बेटा आप एक नाम और देते हो। और बेटा जो इसका बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, इसको बेटा आपके एनसीईआरटी ने भी बोल रखा है कि ये कौन सा हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन। ये बेटा दोनों वर्ड आपस में कनेक्ट है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लाइफ सेविंग हार्मोन, इधर ध्यान दीजिए बेटा, लाइफ सेविंग हार्मोन इसको बोलते हैं क्योंकि बेटा इसका एक बहुत बड़ा रोल है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। यही तो होता है बेटा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा देता है। तो किसकी हिम्मत, देखो बेटा इधर ध्यान दो, इन दोनों वर्डों को मैं समझा देता हूं। इम्यून सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है बेटा कॉर्टिसोल, इसका एक इफेक्ट है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, चलो बेटा इस वाले चैप्टर को, और एक चैप्टर था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पेज नंबर 279, उसको बेटा हम लोग आपस में कनेक्ट करके देखते हैं। अगर ये इम्यून सप्रेसर है तो बेटा डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज करवाएगा कि डिक्रीज करवाएगा, इंक्रीज डिक्रीज करवाएगा। अरे डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट, अरे याद आ रहा है कुछ, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दैट मीन्स बेटा जो डब्ल्यूबीसी है ना, उनको क्या करवाता है ये, डिक्रीज। तभी तो उसको इम्यून सप्रेसर बोला। अब सुनो बेटा, अब आप सोच रहे होंगे
एक हार्मोन था थाइमोसिन, जिसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोला, इम्यूनिटी का उसको सिंहासन बोला, और ये निकम्मा इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। और सर असली हकदार तो लाइफ सेविंग हार्मोन का थाइमोसिन होना चाहिए, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। फिर ये क्यों बेटा, मैं बताता हूं, सुनना। समटाइम बेटा इम्यूनिटी को वीक करना क्यों जरूरी होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा जी, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आपने इम्यूनिटी का बेटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा होगा कि बेटा इम्यूनिटी जो होती है ना, वो आइडेंटिफाई कर लेती है न्यू एंटीजन को, पैथोजन को। जैसे मान लो बेटा, मान लो मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा मान लो बेटा लीवर खराब हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे कोई लीवर दे दे, मतलब मैं लीवर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाह रहा हूं। क्या बेटा मैं जिस लीवर को ले रहा हूं वो लीवर मेरा है? नहीं है, मैं किसी दूसरे का लीवर मेरे अंदर ले रहा हूं। तो क्या बेटा मेरा इम्यून सिस्टम उसको नहीं पहचान लेगा कि किसी दूसरे का है? क्या बेटा मेरा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना देगा? और एंटीबॉडी अगर बना दी तो बेटा वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होगा, रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आप बेटा हंसी खुशी तो करते नहीं हो, कब करते हो? डू एंड डाई, या तो ये कर लो या फिर मर जाओ। भाई किसी का किडनी खराब हो गया, खत्म हो गया, रीनल फेल एकदम से, तो ही तो बेटा वो चाहेगा ना कि किडनी ट्रांसप्लांट हो। अब किडनी ट्रांसप्लांट दैट मींस बेटा उसकी एकदम ऐसी कंडीशन है कि जिंदगी और मौत, मिल गया किडनी तो जिंदगी, नहीं तो मौत। अब बेटा आपने कभी कभी देखा होगा है ना, ऐसे डॉक्टरों पे बहुत बार एलिगेशंस लगते हैं नेग्लिजेंस के, कि यार उसका नया किडनी डला है, किडनी सक्सेस तो हो गया, पर डॉक्टरों ने क्या कर रखा है, पैसा कमाने के चक्कर में उसको आईसीयू में रख रखा है 10 दिन से। आईसीयू में बड़ा बेड का चार्ज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बेटा आईसीयू में रखना मजबूरी है, क्योंकि उसको रोज इंजेक्शन लगते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन के। जो कॉर्टिसोन होता है ना बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है, उसका नाम था हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसी से बनाते हैं उसको। हाइड्रोकॉर्टिसोन को रोज उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, दिन में 3-3, 4-4 बार। क्यों लगाए जाते हैं? इम्यून सिस्टम से धोखा देने के लिए। इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं लगने देते कि कुछ नया हमारी बॉडी में आया भी है। समझ रहे हो ना बेटा? उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है, कुछ नहीं रहता उसमें इम्यूनिटी के लिए। अगर राइनो वायरस भी आ गया ना, जुकाम में खत्म हो लेगा वो, इतनी इम्यूनिटी वीक कर देते, क्योंकि बेटा पता लग गया ना कि दूसरे का लीवर आया है, हार्ट आया है, किडनी आई है, सक्सेस ही नहीं होगा। अब बेटा आईसीयू में कह रहा था एकदम स्टेराइल एटमॉस्फेयर होता है, पैथोजेंस नहीं होते, प्योर सेफ्टी होती है, फूड सेफ्टी होती है, मिलने नहीं देते किसी से। घर पे तो वैसे ही मार देंगे उसको मिलने वाले ही। ऐसा है तू भाई, तू बोल क्यों नहीं रहा? अरे करोड़ों पैथोजेंस लेके आ रहा है, समझ रहे हो ना बेटा? तो वहां पर रखना डॉक्टर साहब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉर्टिसोन है ना बेटा, इसका इफेक्ट चलता रहता है। तो बेटा उम्मीद करूंगा कॉर्टिसोन आपकी समझ में आया होगा। तो बेटा कॉर्टिसोन के फंक्शन एक बार फिर देख लो आप। एंटी इंफ्लामेटरी होता है, इम्यून सप्रेसर होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन तो होता है बेटा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका रोल है। और उसके अलावा बेटा मेटाबॉलिज्म में रोल है ही है। और बेटा मेंटेनेंस कर रहा है सीबीएस का, ब्लड आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और डब्ल्यूबीसी का घटा रहा है। और एक अकेला हार्मोन तो एमाइनो एसिड को सेल के अंदर जाने नहीं देता, न्यूक्लिक एसिड को रोक दिया, तेरा काम खत्म। डीएनए को नहीं बढ़ने देता। इसकी औकात समझ रहे हो आप? ऐसी किसी ने औकात दिखाई है आज तक? अरे छोटा मोटा काम कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, उल्लू को देखो ना, इसको सीधा डीएनए को चैलेंज कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को। मामूली खेल नहीं है, बहुत तगड़ा खेल है। अब बेटा एक बात बताता हूं, सुनो, आप कभी घबराना मत। कॉर्टिसोल के फंक्शन कॉर्टिसोल ही है, कभी भूल जाओ ना बेटा, पेपर में कभी कभी टेंशन होती है, भूल जाते हैं। तो जो कॉर्टिसोल नाम लिखा हुआ है ना, ये कॉर्टिसोल नाम इसीलिए लिखा है बेटा। क्यों लिखा है? ये फंक्शन है कॉर्टिसोल का। देखो इधर डॉक्टर साहब, इधर देखो एक मिनट, ये जो सी है ना बेटा, ये कैटाबॉलिज्म के लिए आता है। समझ में आया? मैंने क्या बोला? ओ रख लो चाहे बेटा ए रख लो, कार्टिसोल भी होता है। ए जो होता है ना बेटा, एंटी इंफ्लामेटरी के लिए आता है। एंटी इंफ्लामेटरी तब होता है जब एमाइनो एसिड अंदर जाता नहीं है सेल के अंदर। समझ में आ गया? ये जो टी वर्ड है ना बेटा, आर है ना, आर, ये आरबीसी प्रोडक्शन के लिए आता है। ठीक है डॉक्टर साहब? ये जो टी वर्ड है ना बेटा, ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए आता है। ठीक है? ये जो आईएस वर्ड है ना बेटा, इम्यून सप्रेसर होता है। ये कॉर्टिसोल नाम ही है बेटा, ये कॉर्टिसोल जो पढ़ रहे हो ना आप, यही इसका फंक्शन है। हो गया ना पूरा पूरा कॉर्टिसोल। एल वर्ड बेटा लाइफ सेविंग के लिए आ जाता है।
और कुछ है ही नहीं, यही तो पूरा इसका नाम, और इसमें है ही क्या? अब बोलोगे तो नहीं ना इसको। कैटाबॉलिज्म, एंटी इंफ्लामेटरी, आरबीसी प्रोडक्शन, ट्रांसप्लांटेशन, इम्यून सप्रेसर, लाइफ सेविंग। हो गया? चलो छाप लो जल्दी से। सर सोचा ही नहीं कभी ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है बेटा, तुम सोच लेते तो फिर बात ही क्या थी। यहां से आगे सोचा करोगे, अरे मेरा बच्चा जूलॉजी पढ़ाएगा ना बेटा, नाम कमाएगा। अगर बदकिस्मती से तुमको कभी जूलॉजी पढ़ाने को दे दी ना, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे गांव सिटी जहां तुम रहते हो, तुम नाम करोगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ी पहचान बनोगे, है ना। खैर कोई ना बेटा, इधर ध्यान दो। 5 मिनट बेटा मुझे और सुन लो, उसके बाद फिर इसके बाद देखो बेटा, एड्रिनल मेडुला। इस एड्रिनल मेडुला से बेटा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। आप नाम तो सब जानते ही हो बेटा। एक का नाम होता है बेटा एपिनेफ्रीन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज आप इसको जानते हो। इसको बेटा आप लोग एड्रिनलिन भी बोलते हो। दूसरा हार्मोन होता है बेटा नॉर या नॉन, एक ही बात है, एपिनेफ्रीन। इसको आप लोग बोलते हो बेटा एड्रिनलिन। इस बार देखना बेटा कोई टेम्पू चलाने वाला आएगा। देखो मैं इसमें बर्तन धुलता था और बच्चों का खेल है नीट। इधर देखो बेटा, इनको कंबाइंड फॉर्म में कैटाकोलामाइन भी बोलते हैं। दोनों को मिला के बेटा, दोनों का फंक्शन एक जैसा है। मतलब बेटा फंक्शन बोलूं सिंपल सी भाषा में, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना बेटा, वही है ये। मतलब दुख का साथी। सिंपैथेटिक जानते हो ना बेटा, दुख का साथी। आप मुझे खुद बता दोगे, बॉडी से अचानक बेटा स्वेटिंग इंक्रीज हो रही है, पसीने पसीने हो रहे, सुख में नहीं दुख की कंडीशन में। प्यूपिल बेटा डायलेट हो रहा है, प्यूपिल डायलेशन इंक्रीज हो गया, दुख में ही होता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। पाइलोरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रोंगटे खड़े हो जाना। ये जो बेटा रोमस अचानक से खड़े हो जाते हैं, हेयर्स होते हैं, इसको पाइलोरेक्शन बोलते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, इसके अलावा बेटा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाना, और बेटा सारी दुनिया छोड़ो, आप जो भी समझ सकते हो इमरजेंसी कंडीशन, फियर, फाइट, फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, तीनों फंक्शन होते हैं बेटा। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना, यह भी तो एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन है ना। ग्लूकोज इंक्रीज होता है बेटा, पॉलीडिप्सिया वगैरह ये सब कुछ होता है। बट बेटा इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं इसको अलग से लिखाना चाहूंगा। यह भी बेटा इंक्रीज, एक वर्ड लिख लो बस, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और बेटा ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन इसका तरीका क्या है बेटा इंक्रीज करने का, ये सुन लो, ये सबसे बहुत अलग है बेटा। ये आपका करता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ये आज तक बेटा किसी भी हार्मोन ने नहीं किया। बेटा ब्लड शुगर को तो बहुत हार्मोन बढ़ाते हैं,
ग्रोथ हार्मोन ने भी बढ़ाया, थायरोक्सिन ने भी बढ़ाया, कॉर्टिसोल ने भी बढ़ाया, समझ लो ना बेटा। लेकिन वो बढ़ाते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस से। याद आ रहा है आपको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का मतलब, ग्लाइकोजिनो का मतलब ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लाइकोजन है उसका हो जाता है ब्रेकडाउन, और ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है तो कौन बनता है बेटा? ग्लूकोज। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, इसी का नाम होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बहुत है बेटा इतना। चलो बेटा कल चैप्टर एंड करा देंगे, 20 मिनट का रह गया आपका। पैंक्रियास से सुनो बेटा, कल जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में, आप बेटा इस सारे हार्मोन को एक बार पढ़ के आना। समझ रहे हो जो भी मैंने पढ़ाया है ना शुरू से लेके अब तक, क्योंकि कल ये सारे हार्मोन एक साथ काम में आएंगे। हालांकि मैं ट्रिक भी बताऊंगा बेटा कुछ एक, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, बट फिर भी आप बेटा पढ़ के आना एक बार अच्छे से। ओके चलो, थैंक यू।